देखिए, मुकेश सहनी जी नीतीश कुमार जी के बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। कुढ़नी के चुनाव में वोटरों को प्रभावित करने के लिए किस तरीके से पैसा बांटा जा रहा है इनके द्वारा। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के साथ इनकी गुप्त बैठक हो चुकी है। मुकेश सहनी मोकामा और गोपालगंज में कहां चले जाते हैं? नीतीश कुमार के खिलाफ जो दलित महादलित का वोट है, यह मोकामा में भी पड़ा, यह गोपालगंज में भी पड़ा और यह कुढ़नी में भी पड़ेगा। एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री का मुजफ्फरपुर में अखफोड़वा कांड है, चिराग पासवान के वोट बैंक में कोई डेंट तक नहीं लगा पाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव। अभी हमारे साथ है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पूर्व प्रवक्ता राजनीतिक विश्लेषक चंदन सिंह। इनसे जानेंगे कुढ़नी चुनाव जिस प्रकार से रोचक हो गया है। पहले माना जा रहा था कि बीजेपी में, एनडीए में और महागठबंधन में टक्कर है, लेकिन जिस प्रकार से मुकेश सहनी ने एंट्री मारी और मुकेश सहनी लड़ रहे हैं, उसे लेकर के काफी रोचक हो गया है। क्या कहेंगे चंदन जी? देखिए, मुकेश सहनी जी नीतीश कुमार जी के बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। आपने अभी बंगला विवाद सुना होगा, तो जब यह गठबंधन माननीय मुख्यमंत्री जी का और भारतीय जनता पार्टी का था, उससे पहले इनकी सदस्यता को समाप्त कर दिया गया था। उसके बावजूद ये उसी बंगले में रह रहे हैं और सरकार इनके बंगले को भी खाली नहीं करा रही है। और भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं को नोटिस गया है बंगला खाली करने के लिए। सहज समझा जा सकता है कि किस तरीके से मुकेश सहनी यह साबित करना चाहते हैं कि कुढ़नी में भारतीय जनता पार्टी यह चुनाव हार जाए, वो इसी में लगे हुए हैं। तो इसका कुछ खास असर होगा नहीं। कुढ़नी की जनता बहुत समझदार है, जानती है। बंगला पर एक मिनट आ जाते हैं चंदन जी। बंगला पर मुकेश सहनी का साफ करना है कि 30 गुना ज्यादा पैसा देकर आप उसे जुर्माना भी कर सकते हैं। वो बंगले में बने हुए हैं और यह नियम है। नहीं, ठीक है, मुकेश सहनी जी के पास तो बहुत पैसा है। ये किसी से छिपा हुआ नहीं, किसी से छुपा हुआ नहीं है कि कुढ़नी के चुनाव में वोटरों को प्रभावित करने के लिए किस तरीके से पैसा बांटा जा रहा है इनके द्वारा। लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। कुढ़नी की जनता जानती है कि मुकेश सहनी का एकमात्र लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी को वहां चुनाव हरवाना है। नीतीश कुमार जी के इशारे पर और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के साथ इनकी गुप्त बैठक हो चुकी है। ये तो राजनीतिक गलियारे में यह खबर तैर रही है कि उन ललन सिंह के कहने पर ही यह भूमिहार समाज से कैंडिडेट दिए हैं कि बीजेपी को वो डेंट पहुंचा सकें, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं अनिल जी कि मुकेश सहनी एक पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं, ठीक है, लोकतंत्र में सभी को अधिकार है कि अपने प्रत्याशी को वो विधानसभा में खड़ा करे। मुकेश सहनी मोकामा और गोपालगंज में कहां चले जाते हैं? क्या वहां पर इनका कोई संगठन नहीं है? नहीं, वहां पर महागठबंधन के उम्मीदवार थे और महागठबंधन को यह लग रहा था कि ये सीट हम लोग जीत जाएंगे, लेकिन चूंकि धरातल पर इनका वोट जो है खिसक चुका है। बार बार गठबंधन बदल लेने से मुख्यमंत्री जी की जो विश्वसनीयता है यह समाप्त हो चुकी है। अनिल जी, चलिए, आपने कहा कि नीतीश कुमार की जदयू की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं मुकेश सहनी, जिस प्रकार से चिराग पासवान बीजेपी के लिए बी टीम के रूप में कभी नहीं। चिराग पासवान उस एनडीए के हिस्सा थे जिस समय 2020 में सीट बंटवारा हो रहा था। जितनी सीटें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को चाहिए थी, एनडीए में उतना माननीय मुख्यमंत्री जी के अहंकार के वजह से मिला नहीं। चिराग पासवान जी अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय लिए और बिहार की जो महान जनता है वो 25 लाख मत दी। एक मटिहानी की सीट भी दी। मटिहानी के भी विधायक को माननीय मुख्यमंत्री जी तोड़ने का काम किए। तो चिराग पासवान किसी के बी टीम के लिए नहीं काम किए। लेकिन ललन सिंह का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यही आरोप है कि चिराग पासवान के कारण आज हमारी पार्टी जो है तीसरे नंबर की पार्टी बनी। हाँ, ठीक है, हमारे लड़ने से अगर आप तीसरे नंबर पे पहुंच जाते हैं तो आपको देखना चाहिए कि नीति और नीयत आपकी साफ नहीं थी। जनता ने आप पे भरोसा नहीं जताया।
इसलिए जनता ने आपको मैंडेट भी नहीं दिया कि बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर आप बैठे, लेकिन चूंकि आपकी लालसा है कि किसी भी तरीके से गुनागणित करके, अगड़ा पिछड़ा करके एक समीकरण बैठा के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर मैं ही बैठा रहूं, उप मुख्यमंत्री भले कोई भी रहे। आज जैसे तेजस्वी यादव की तरफ उंगली दिखा के बोलते हैं ना, अब इन्हीं को बढ़ाना है। हाँ। तो इन्हीं को बढ़ाने का मतलब है कि इन्हीं को अब साफ करना है। आप समझ लीजिए किस तरीके से महागठबंधन के 2 उम्मीदवार थे ना, मोकामा और गोपालगंज, कहां गए? पेट में चोट लगा है, बिना कि कोई उनसे सफाई नहीं मांग रहा है, उठा के अपना कुर्ता दिखा रहे हैं। लेकिन चंदन जी, मुकेश सहनी सबसे रोचक इसलिए बनाए हुए हैं कि आप देखिए मुकेश सहनी के दोनों हाथ में लड्डू है। यदि मुकेश सहनी जीत जाते हैं, चुनाव में सब संभव है, इसे आप इनकार नहीं कर सकते हैं, तब भी उनकी जय जय है। यदि हार जाते हैं और बीजेपी को हरा दे रहे हैं, तब भी उनकी जय जय। देखिए, जब मनसा ही है कि हमको किसी को हराना है, तब तो एक अलग बात है। अनिल जी, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको याद होगा बोचहा का चुनाव कि किस तरीके से वहाँ के जो वर्तमान विधायक थे उनका देहांत हो गया, और मुकेश सहनी के पार्टी के थे, उनके पुत्र, हाँ, उनके जब पुत्र को चुनाव लड़ने का जब हुआ तो वो मुकेश सहनी जी से टिकट नहीं लिए, वो राष्ट्रीय जनता दल से जाकर टिकट लिए और वहाँ पर चुनाव लड़े भी और जीते भी। मुकेश सहनी ने भी अपना उम्मीदवार दिया था। तो आप समझ लीजिए कि मुकेश सहनी जी तो पूरे बिहार में जहां चाहे वहां अपना प्रत्याशी दे सकते हैं, तब मोकामा और गोपालगंज में क्यों नहीं दिए? ये बहुत बड़ा शक उत्पन्न करता है कि यहां एक खास मंशा से बीजेपी को हराने के लिए आप हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान हैं। जिस तरीके से मोकामा में जीत का अंतर को आधे से भी कम कर दिया, गोपालगंज में हारी हुई सीट को भी जिता दिया, उसी प्रकार से नहीं कुढ़नी में देखिए 16 प्रत्याशी खड़े हैं अनिल जी, 13 जी, लेकिन एक भी पासवान जाति से आपको नहीं मिलेगा उम्मीदवार। क्यों? इसलिए कि चिराग पासवान जी ने स्पष्ट पहले ही कर दिया कि एनडीए प्रत्याशी को हम लोग को जिताना है। तो जो ये समाज है, यह काफी अनुशासित समाज है और चिराग पासवान जी को अपना लीडर मानता है, नेता मानता है। तो एक बार जब नेता ने कह दिया कि हमको एनडीए के पक्ष में वोट देना है, तो एक एक पासवान समाज का वोट एनडीए के खाते में जाएगा अनिल जी। और एक चीज ये भी है, आप तो विश्लेषण भी करते हैं कि देखिए हर समाज से और हर समाज का नेता कुढ़नी में आपको दिखेगा, लेकिन दलित महादलित का नेता एक भी नहीं दिखेगा आपको। वो ना राष्ट्रीय जनता दल में है, एक समय था कि स्वर्गीय रमई राम जी थे, दलित नेता थे, अब वो हैं नहीं। उनकी बेटी का भी मोह भंग आरजेडी से हो गया है। और जहरीली शराब की जहां जहां भट्टियां खुली, वहां सबसे ज्यादा दलित और महादलित परिवार के बच्चे मरे। उनके आंसू पोंछने का काम चिराग पासवान ने किया। तो कोई कुढ़नी में दलित और महादलित वोट बैंक में सेंध नहीं लगा सकता है, वो दावा नहीं कर सकता है कि यह वोट बैंक को हम इधर शिफ्ट करा देंगे। वो 100% चिराग पासवान के साथ है। और सुन लीजिए बिहार की जेलों में 3.5 लाख जो लोग अवैध शराबबंदी के वजह से जो भरे पड़े थे, उसमें सबसे ज्यादा दलित और महादलित परिवार के बच्चे थे। लगातार इस बात तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के खिलाफ जो दलित महादलित का वोट है, यह मोकामा में भी पड़ा, यह गोपालगंज में भी पड़ा और यह कुढ़नी में भी पड़ेगा। लेकिन चंदन जी, एक बात तो तय है, आपने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अभी छोड़ दिया है, फिर भी चिराग का प्रेम आपको झलक रहा है। चिराग पासवान का आपने कहा था कि मोकामा में और गोपालगंज में समय नहीं मिला, अंत समय में बीजेपी ने उन्हें यहाँ बुलाया, जिस कारण से नहीं तो मोकामा की तस्वीर और गोपालगंज की तस्वीर कुछ अलग रहती। गोपालगंज में मार्जिन ज्यादा रहता और मोकामा में भी आप जीत सकते थे। आज तो आपके पास समय है, चिराग पासवान कहाँ गायब हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एनडीए में भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गठबंधन में है। प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के केदार गुप्ता जी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को जब जरूरत महसूस होगी, मतलब आप जरूरत महसूस होगी, श्री चिराग पासवान जी वहां जाएंगे जहां भी प्रचार के लिए उनको दायित्व मिलेगा और 100% वोट का ट्रांसफर एनडीए के पक्ष में होगा। जीत एकदम सुनिश्चित है। लाख वहां पर बिहार के मुख्यमंत्री जाएं, उप मुख्यमंत्री जाएं, वहां के बेरोजगार खोज रहे हैं। कुढ़नी में जो विकास के कार्य पिछले
17 साल से 32 साल से रुके हुए हैं, वो लोग खोज रहे हैं। देखिए बड़े भाई छोटे भाई नहीं अनिल जी, देखिए इसका इतिहास भी बड़ा रोचक है जी। जहां 2010 में लोक जनशक्ति पार्टी वहां पर मात्र 1,500 वोट से हारी थी, वहीं 2015 में केदार गुप्ता जी ने एक बड़ी जीत हासिल की थी, 11,500 वोट उनको मतलब जीत का अंतर था। पिछले बार भी और 2020 में जब चुनाव हुआ तो महज 750 वोट से वो हारे हैं। उसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी का वहां पर जीतना, देखिए एक तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो केंद्र के द्वारा काम किया हुआ है तो लगातार, और एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री का मुजफ्फरपुर में अंकफोड़वा कांड है जहां मोतियाबिंद के ऑपरेशन के नाम पर डॉक्टरों ने कई गरीब घरों के आंख के चिराग बुझा दिए। लेकिन चंदन जी, तेजस्वी यादव का तो आरोप है कि रोजगार के मामले में हमारी देखा देखी केंद्र कर रहा है। देखिए अगर नियुक्ति पत्र बांट कर ढिंढोरा पीटना है, जो भारतीय जनता पार्टी के समय में 2019 में ये वैकेंसी निकली अनिल जी, और उसका जो है एग्जाम हुआ और उसका जो है कि ट्रेनिंग हुआ, उसके बाद सभी जो परीक्षार्थी थे, विद्यार्थी थे, वो ज्वाइन कर लिए, बजाते 7-8 महीना का जो है सैलरी भी उठाए। सरकार के द्वारा दबाव डाला गया कि आपको गांधी मैदान में आना है और नियुक्ति पत्र लेना है, लेकिन खबरदार किसी को आपको बताना नहीं है कि आप ऑलरेडी सैलरी उठा रहे हैं। तो ये भेद खुल गया, और भेद खुल गया। इससे आप समझिए कि पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश में, देखिए अभी भी 67वीं बीपीएससी के लिए छात्र आंदोलन कर रहे हैं, इसका रिजल्ट आउट हुआ है आज भी कट ऑफ 113 गया। दिल्ली में इसके लिए भी प्रदर्शन हो रहा है। एक बार यही बीपीएससी के इतिहास में प्रश्न पत्र इसके आउट हो जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के ही समय में ऐसा कौन एग्जाम है कि बिना प्रश्न पत्र लीक हुए कोई एग्जाम हो जाए। तो मुख्यमंत्री का जो इकबाल है ना अनिल जी, वो समाप्त हो गया है। मैं तो कहूँगा कि पटना से बाहर आप निकलते हैं तो कानून नाम का जो चीज़ है वो समाप्त हो जाता है। तो बिहार में बेहतर कानून के लिए, बिहार में रोजगार के लिए, बिहार में किस तरीके से अपहरण रुके, बैंक डकैती रुके, और इस तमाम चीज़ों के लिए बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का विजन डॉक्यूमेंट है, ये एजेंडा में शामिल होना अति आवश्यक है। चंदन जी, बिहार में जहां तक हमारा आकलन है, वोटों का ट्रांसफर कराने की क्षमता लालू प्रसाद यादव, स्वर्गीय रामविलास पासवान और तीसरा चिराग पासवान में है। चिराग पासवान क्या कुढ़नी में कुछ नया खेल करेंगे? नहीं, देखिए कुढ़नी में हम आपको बताएं ना कि जो वोट बैंक है वह चिराग पासवान के वोट बैंक में कोई डेंट तक नहीं लगा पाएगा। लेकिन कुढ़नी का इतिहास आपको देखना होगा कि वहां से हारा हुआ व्यक्ति फिर जीता नहीं। देखिए ये इतिहास अपने आप में आप तो सामने है, देखिएगा। कहा जाता है कि उपचुनाव में अधिकांश में जो सत्ता पक्ष में रहते हैं वो प्रभाव डालते हैं, क्योंकि प्रशासन इनके पास होता है और कई तरह से ये प्रभावित करते हैं। हम लोग तो 2 उपचुनाव पहले भी देखे हैं कि किस तरीके से सरकार के मंत्री बैठते हैं और वहाँ प्रभावित करते हैं वोटरों को। तो इस खेल में तो ललन सिंह माहिर हैं, नीतीश कुमार जी माहिर हैं कि किस तरीके से वोटरों को गुमराह किया जाए, एक लुभावन एक वादा किया जाए, लेकिन जनता समझदार है, जानती है, इस बार मजा चखा देगी कुढ़नी में। जी, आपने जो बात कहा उसी पर आज पप्पू यादव की बात पर 1 मिनट आ जाते हैं। पप्पू यादव ने आज कहा है कि जिस प्रकार से पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में सरकार ने अपने सारे विधायकों को उतार दिया, ललन सिंह का मैनेजमेंट था, प्रदेश अध्यक्ष पर उनका आरोप लगाया, और उस दिन पटना विमेंस कॉलेज की प्राचार्य जो है क्यों गई थी सीएम हाउस, और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा पहले क्यों नहीं दिया गया। देखिए मैंने तो कई चैनलों पे पहले भी कहा है अनिल जी कि प्रशांत किशोर जी ने पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में जनता दल यूनाइटेड के छात्र संगठन को स्थापित किया। किस तरीके से वो इस बात को वीसी के पास जाते थे, तोड़ फोड़ भी हुआ, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। अभी जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी इस बात की चर्चा की। तो यह पूरी तरीके से पटना यूनिवर्सिटी के
अधिकारियों, इसके वीसी के कंट्रोल में रहता है। चुनाव आयोग इसको नहीं कंडक्ट कराता है। तो ये तो पहले से फिक्स था कि जनता दल यूनाइटेड के ही जो छात्र विंग है उसके ही पक्ष में रिजल्ट आना था। इसी से चारों का चारों महत्वपूर्ण पद जो है। बिल्कुल, देखिए, इसलिए कि जब आपने पटना यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसा किया ही नहीं, बिहार में आपने रोजगार दिया नहीं, बिहार में हाहाकार मचा हुआ है, नीतीश कुमार जी बार बार गठबंधन बदल लेते हैं, धरातल पे लोग तो हर जगह इनको कोसते हैं कि कैसा मुख्यमंत्री है कि अपनी कुर्सी के लिए बार बार ये कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ, कभी राष्ट्रीय जनता दल के साथ, तो अपने आप को किस तरीके से सेफ किया जाए। मैं उस समय को भी याद करना चाहूँगा अनिल जी, आपके माध्यम से, और आपके दर्शकों को भी याद दिलाना चाहूँगा कि आपको याद होगा कि एक बार चुनाव में हारने के बाद 2014 में नीतीश कुमार जी नैतिकता के आधार पर बिहार के मुख्यमंत्री के पद से त्यागपत्र दे देते हैं और जीतन राम मांझी जी को ये मुख्यमंत्री बनाते हैं। देखिए, 9 महीना तक झेल नहीं पाए ये मुख्यमंत्री को, और जीतन राम मांझी जी को एक अन्य मार्ग में से आप समझिए कि आम भी तोड़ने की इजाजत नहीं थी। आम की रखवाली के लिए वहां सुरक्षाकर्मी लगाए गए थे। ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं कि सत्ता का कंट्रोल किसी और के पास रहे। ये कभी भी तेजस्वी प्रसाद यादव जी को अपने रहते हुए मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। चलिए चंदन जी, आखिरी सवाल मेरा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां इन दोनों जगह पर नहीं गए, उपचुनाव जो हुआ, लेकिन कुढ़नी में 2 दिसंबर को जा रहे हैं और 1 दिसंबर को तेजस्वी यादव, 2 दिसंबर को भी तेजस्वी यादव जा रहे हैं, 1 दिसंबर को तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू के ललन सिंह भी जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि कुढ़नी का चुनाव कितना रोचक हो गया है। दोनों गठबंधन के लिए प्रतिष्ठा की बात हो गई। देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव जी को का तो बहुत मान मनोबल किया गया इस चुनाव में ले जाने के लिए। एक तो दबाव डालकर या हार के डर से, जो भी आप कह लीजिए, इंटरनल में जो उन लोगों का आपस में हुआ हो, ये जब सीट राष्ट्रीय जनता दल की थी तो जनता दल यूनाइटेड को देने का कोई मतलब नहीं था, ये लॉजिक नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जब जनता दल यूनाइटेड को ये सीट गई तो आप समझ लीजिए कि वहाँ के जो यादव वोटर हैं कहीं ना कहीं अब वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, पचा नहीं पा रहे हैं कि वो कुशवाहा जी को वोट दें। तो बहुत ग्राउंड पे जो इनके कार्यकर्ता हैं वो आपस में लड़े हुए हैं पंचायत में। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी बहुत भारी मन से नीतीश कुमार जी के साथ चुनाव प्रचार में जाएंगे, लेकिन उस चुनाव प्रचार का बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला नहीं है। ये लाभ होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हर स्थिति में यह चुनाव जीत रही है, चाहे आंकड़ों के हिसाब से देख लीजिए या उनका प्रत्याशी नहीं बदला गया है। केदार गुप्ता जी जो 750 वोट से हारे थे वही प्रत्याशी हैं, लेकिन जिससे हारे थे वो बदल गया है। तो अनिल सहनी कहीं ना कहीं आज कुढ़नी में पता चला कि वो एक जनसभा को बुलाए हुए हैं सहनी समाज के, और आप कह लीजिए कि एक खाप पंचायत जिसको कहा जाता है, पंचायत सहनी समाज का, मतलब सहनी वोट भी कई जगह बटेगा। एक अनिल सहनी तोड़ लिए, एक भारतीय जनता पार्टी के अजय निषाद तोड़ लिए। तो मुकेश सहनी के कहने पर कितना वोट इनको मिलेगा, मुकेश सहनी को कहना बहुत मुश्किल है। तो ये लड़ाई जो अपने आप में है रोचक है, लेकिन हमको लगता है कि जब रिजल्ट आएगा लेकिन आपकी बातों पर गौर किया जाए तब तो बीजेपी के लिए राह आसान नजर आ, बहुत आसान है, राह बिल्कुल आसान है। और देखिए, मुख्यमंत्री के पास बताने के लिए कुछ नहीं है। आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि आप बार बार जो गठबंधन बदल रहे हैं, तो नेता जब बदलता है अनिल जी तो नीति भी बदल जाती है और नीयत भी बदल जाती है। और राष्ट्रीय जनता दल के लिए सबसे बड़ा जो अभी विषय है कि इनके प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जगता बाबू थे, तो किस तरीके से सुधाकर सिंह को हटाया गया, किस तरीके से जगतानंद सिंह नाखुश हुए, वो भी जो वोट है तो उसका भी एक असर करेगा। तो महागठबंधन के लिए बहुत मुश्किल समय है। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अपने को प्रधानमंत्री के लिए भी प्रोजेक्ट कर रहे थे। लालसा तो इनकी थी ना, हमने कितना कुछ किया है, लेकिन बताने के लिए कुछ नहीं है। तो ये उपचुनाव में अगर हार जाते हैं मुख्यमंत्री जी, तो इनका तो हवा निकल जाएगा, गुब्बारा जो है फूट जाएगा। तो विपक्ष तो कहेगा कि जब एक उपचुनाव आप
अपने चेहरा पर नहीं जीत सकते हैं तो और तेजस्वी यादव तो चाहते हैं कि उपचुनाव ये हार जाएं, क्योंकि उनको तो सपोर्ट केंद्र में राहुल गांधी को करना है ना, इनको कहाँ भेजेंगे, इनको यहाँ से भी हटाएंगे। और मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जी के वोट बैंक पर हैं कि जो इनका अपना वोट बैंक है, इनका पंचफोरवा जो वोट बैंक था, पंचफोरना जो कहते हैं, वो वोट बैंक पूरी तरीके से धराशाही और अब बचा नहीं है। चलिए धन्यवाद आपका। सम्मान बचा लें मुख्यमंत्री अगर इस चुनाव में, तो हम आप फिर मिलेंगे अनिल जी। चलिए धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास के पूर्व प्रवक्ता चंदन सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कुढ़नी की राह बीजेपी के लिए एकदम आसान है, मुख्यमंत्री अपनी साख भी नहीं बचा सकते हैं। हालांकि इनकी बातों में कितना दम है यह तो आगे आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि मुकेश सहनी के आने से और मुकेश सहनी के सवर्ण काट खेलने से कुढ़नी की लड़ाई काफी रोचक हो गई है। आगे क्या होगा देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहे आर लाइव के साथ।